एनालिटिकल पैराग्राफ की क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मेट है जिससे हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ, जो एग्जाम में बढ़ा दे आपके मार्क्स का ग्राफ, उसे कहते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। गाइस मजा आया ना। एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। तो एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब है किसी चीज को एनालाइज करना, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझना, फिर उसके बारे में आपको कुछ लिखना। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आप फ्री फंड के 5 मार्क्स ले सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। इसमें करते क्या है, सबसे जरूरी ये बात है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पाई चार्ट दिया है, जैसे कि देखो इसमें होता क्या, या तो आपको कोई पाई चार्ट दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, टेबल दी होगी या फोटो दिया होगा, उसको उसमें जो डेटा दिया है उस डेटा के बेसिस पर, आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, मिनिमम 100 to 120 वर्ड्स में, यानी कि 100 से 120 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना है। और बहुत आसान है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना चीज़ें, उनको फॉलो कीजिए, आप बेहतरीन पैराग्राफ लिखेंगे और 5 में 5 मार्क्स आएंगे आपके। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक पाई चार्ट दिया, तो इस पाई चार्ट को आपको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे समझना है। आपने देखा कि जो फैमिली है कोई, उसकी जो अर्निंग है, उस अर्निंग का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट वो किस पर खर्च कर रहा है, एजुकेशन पर। यानी कि कोई फैमिली इज स्पेंडिंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इज अर्निंग ऑन 40%। इन्हीं सब बातों को तो आपको लिखना है, 40% एजुकेशन पर खर्च कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्पेंडिंग सेम है, इंटरटेनमेंट पर फैमिली 20% स्पेंड कर रही है और रेंट पर। अगर हम रेंट की बात करें तो एक बात तो समझ में आ रही है कि इस फैमिली के पास अपना खुद का घर नहीं है। यानी कि बाद अगर देखते हैं तो 10% टैक्सेस पर है और 10% क्लॉथिंग पर है। तो आपने इसको एनालिसिस कर लिया। अब इसको लिखना कैसे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं पूरा आपको समझा रहा हूँ। किसी भी पाई चार्ट का, टेबल का, ग्राफ का, फोटो का आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में कैसे लिखना है और कैसे पूरे मार्क्स लेना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहुत मजेदार जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये दिया है, एक कोई आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक ग्राफ दिया है। इसमें क्या होगा, जैसे कभी ये बता दिया जाएगा कि यहाँ पर इतने % वुमेन एजुकेटेड हैं और इतनी अनएजुकेटेड हैं, या मेल एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो इस तरीके से यहाँ ईयर दिया रहेगा और यहाँ इनका ये दिया है। तो इस तरीके से हम उसका स्टडी करेंगे कि इस ईयर में कितने % लोग एजुकेटेड होंगे, कितने अनएजुकेटेड रहेगा। ये सब चीज़ों को हम इसमें समझते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ एक लाइन ग्राफ दिया, तो ये हो गया पाई चार्ट, ये ग्राफ हो गया, ये लाइन ग्राफ है। तो लाइन ग्राफ में यहाँ ईयर दिया है 1945, 50, 60, 65, इस तरीके से आगे हो जाएगा। तो यहाँ ईयर दिया है और यहाँ पर ये दिया। तो आप इसमें क्या बताएगा, बर्थ रेट जो कि आपको ब्लैक लाइन से बताई गई है, और यहाँ पर डेथ रेट। तो एक किस में क्या हुआ है, कहाँ कब फ्लैक्चुएशन हुआ है, कब डबल हुई है, कब बहुत ज़्यादा कम हो गई है, चीज़ों का हमें एनालाइज करना है, स्टडी करना। और इसके बाद आपको इन्हीं सारी चीज़ों को एक पैराग्राफ में लिख देना। इस वीडियो में हम पाई चार्ट का एक एग्जाम्पल लेंगे जिसका पूरा एनालिसिस करके उसे पैराग्राफ में लिखेंगे। और मैं इसमें एक खास बात आपको ये बताऊंगा कि इन कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो पाई चार्ट हो या फिर बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, फोटो हो, किसी पर भी कैसे लिखना है, वो कौन से खास वर्ड्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम हर एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए ना। अब समझते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या है, ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मेट पर बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे हमने किसी पाई चार्ट को देखा, टेबल को देखा, बार ग्राफ को देखा, लाइन ग्राफ को देखा, इसके बाद हमें उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन आप कम से कम कितनी लाइन में लिखेंगे, 2 से 3 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन लिख देना है। फिर बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखेंगे इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उसमें आपको जो डेटा देखना है उसमें क्या है, कितना ग्राफ, कैसे लिखेंगे। आपने देखा कि किसी बार ग्राफ में, किसी लाइन ग्राफ में ये बताया गया कि इतने % पुरुष शिक्षित हैं और इतने % महिलाएं अशिक्षित हैं। तो आपको देखना है शिक्षित की संख्या क्या है
और अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है, उसको आपको देख करके अच्छे से इसमें लिख देना है। फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन ओवरऑल आप बताएंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ ट्रिक दी है। आप इस ट्रिक को देख लेंगे तो बहुत सारी समस्या तो आपकी अपने आप हल हो जाएगी। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन पॉइंट्स दिए, जैसे कि यहाँ लिखा है कॉमन पॉइंट्स आर यूज्ड इन एनालिटिकल पैराग्राफ। कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कुछ कॉमन लाइनें हैं जिसको आप एनालिटिकल पैराग्राफ में यूज करते हैं। अगर आपको ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है तब भी आप कैसे बेहतरीन एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकें, उसके लिए आपको इस चीज़ को जरूर देख लेना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जैसे मान लो हमारे पास पाई चार्ट है तो पाई चार्ट लिखेंगे, टेबल है तो टेबल लिखेंगे, लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ। गिवन अबव डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है या जो भी है वो क्या डिस्क्रिप्शन देता है, इस तरीके से आप पहली लाइन शुरू कर सकते हैं। ये नहीं करना चाहते, जैसे मान के चलो टेबल है हमारे पास, तो द टेबल सजेस्ट, टेबल किस चीज़ को सजेस्ट कर रही है वो आपको टेबल में देख करके आगे इसके लिखना है। फिर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ सोच लिखा। अगर पाई चार्ट है तो आप पाई चार्ट सोच क्या शो कर रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा था 40% स्पेंड ऑन एजुकेशन, तो आप उस तरीके से वो लिखें दिस इज द हाईएस्ट अमाउंट। आगे देखें नेक्स्ट लिखा था पाई चार्ट इलस्ट्रेट, तो ये वो लाइनें हैं, वो पॉइंट्स हैं जिनसे आप शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन की। आई होप आपको ये जानकारी बहुत मज़ेदार लग रही होगी। जब आप लिखेंगे ना तो पैराग्राफ अपने आप लिखेगा, बस एक बार थोड़ा सा 1 मिनट का ध्यान रखें और चीज़ों को अच्छे से समझ लें बस। फिर देखो पैराग्राफ कैसे बनता चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात करें, जब आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में हमें इन 2 पॉइंट्स को मेंशन करना है। डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ, जब हम किसी पैराग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें कौन सी बातें लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है स्टार्टिंग टू राइज, यानी कि कोई लाइन ग्राफ है जिसमें कोई चीज़ बताई गई है, स्टार्टिंग टू राइज बढ़ने से शुरू हुई और फिर वो एकदम डबल हो गई या डेक्लिनिंग हो गई, कम हो गई या फिर फ्लक्चुएटेड हो गई, तो ये सारी बातें, या फिर एकदम पीक पर पहुंच जाती है, फिर एकदम स्टार्टिंग टू फॉल, फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, स्लाइटली ड्रॉप डाउन, ये सारे के सारे वर्ड डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ में यूज करने होंगे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लें। अगर हम डिस्क्राइबिंग क्वांटिटी की बात करते हैं तो जैसे यहाँ हमने अभी बताया था 40% ऑन एजुकेशन पर खर्च हुआ, 20% ऑन रेंटेड हाउस पर, ट्रैवलिंग पर, इस तरीके से आप बता सकते हैं द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द फैमिली, मतलब ये किसी फैमिली का हाईएस्ट अमाउंट है जो एजुकेशन पर, फूड पर, क्लॉथिंग पर, ट्रैवलिंग पर, टैक्सेस पर, ये आपने को बताना किस तरीके से खर्च किए। या लोएस्ट कोई चीज़ है तो आप बता सकते हैं लोएस्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ऑलमोस्ट, इक्वल टू, बराबर है अगर हो सकता है, जैसे कहीं यहाँ भी 10% है वहाँ भी 10% है, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ, इस तरीके से ये वर्ड्स आपको यूज करने। लास्ट में यदि कंपैरिजन की ज़रूरत है तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कंपैरिजन में कौन से वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि सिमिलरली है, इन कंपैरिजन टू है, इन कॉन्ट्रास्ट, ETC, ये सारे वर्ड। लास्ट में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आप बताएंगे कि ओवरऑल ये सारी बातें हुई हैं। तो आगे बता सकते हैं इन नटसेल, नटसेल का मतलब होता है ना शॉर्ट, शॉर्ट में कहें तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई। फॉर द चार्ट गिवन, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया। सबसे पहले मैंने बात की व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है, फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में 3 बातों का ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन मिनिमम 2 से 3 लाइन में, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में क्या लिखना है, ये चीज़ें आप यहाँ से भी ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। कंक्लूजन में कौन सी लाइनें हैं, ये ओवरऑल, इन अ नटसेल हो गए। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अगर होगी ना तो पैराग्राफ चुटकियों में आप लिख देंगे, पता भी नहीं चलेगा और पूरे 5 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले हम इस पाई चार्ट के एग्जाम्पल का एनालिसिस करेंगे, इसके बाद हम एक पैराग्राफ राइटिंग को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा, गिवन पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन राम्स फैमिली। जो ये गिवन पाई चार्ट है ये राम की फैमिली के एक्सपेंडिचर को, खर्च को बताता है। क्रिटिकली एनालाइज द पैटर्न, आपको इस पैटर्न को एनालाइज करना है ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इन अ पैराग्राफ, और फिर इसको हमें एक पैराग्राफ में लिखना है। तो सबसे पहले आप एनालाइज करिए, एनालिसिस करें कि सबसे ज़्यादा फैमिली किस पर खर्च कर रही है,
फूड पर 30% ऑफ हिज अर्निंग। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 20% क्लॉथिंग पर। इसके बाद ये पाई चार्ट को अगर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तो अब यहाँ रेंट पर 20% यानी कि अर्निंग का एक बड़ा भाग रेंट पर भी खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब तो ये होगा ना कि इस फैमिली के पास अपना खुद का घर नहीं है। ये सारी बातें आपको इस पैराग्राफ में लिखना। क्लॉथिंग पर भी 20% खर्च करता है, इसका मतलब फैमिली बड़ी है और साल में कम से कम 2-3 बार कपड़े तो जरूर खरीदती, को ज़्यादा भी खरीद सकते। इंटरटेनमेंट की भी शौकीन है, इंटरटेनमेंट पर भी खर्च करती है। टैक्सेस 9% दे रही है। मिशेल ने सारी चीज़ें मिला करके इन पर 8% देती है। ट्रैवलिंग पर 3% करती है, यानी घूमने फिरने में भी ठीक ठाक है। तो ये आपने एनालाइज कर लिया, अब आपको लिखना है। तो जैसे कोई भी हमने आपको भी बताए थे ना जो कॉमन पॉइंट्स जो विच आर यूज्ड इन पैराग्राफ राइटिंग, तो आप यहाँ शुरुआत कर सकते हैं द गिवन पाई चार्ट। जैसे हमने ये लिखा द गिवन पाई चार्ट, या तो आप लिख दो इलस्ट्रेट या फिर आप लिख दो सोच। एक गिवन पाई चार्ट सोच करता है, क्या शो करता है, दैट द 30% ऑफ एक्सपेंडिचर किस पर कर रहा है, एज 1 किस पर 30% एक्सपेंडिचर किस पर होगा। द गिवन पाई चार्ट शोज दैट द 30% एक्सपेंडिचर एज 1 फूड आइटम्स किस पर कर रही है फैमिली, फूड आइटम्स। अब आप ये देख पा रहे हो ना पाई चार्ट के हिसाब से, इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर। आप यहाँ लिखो इट इज द हाईएस्ट, आप कोई वर्ड आ गया हाईएस्ट एक्सपेंडिचर आपने लिख लिया। ये सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर है ऑफ किसकी फैमिली का, राम्स फैमिली, ऑफ राम्स फैमिली, राम के फैमिली का ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर। अब आगे आप बता सकते हो इट रिफ्लेक्ट्स, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द फैमिली ऑफ राम इज फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ ईटिंग नाइस फूड। आपने इस तरीके से लिख दिया कि जो राम की फैमिली है, इट रिफ्लेक्ट्स, ये बताता है द फैमिली ऑफ राम इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग नाइस फूड आउटसाइड, यानी कि बाहर जाकर के सच एज रेस्टोरेंट एंड होटल ETC। अब आप बताओ कि आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है, हमने एक ही पर इतना लिख दिया। द गिवन पाई चार्ट शोज दैट द 30% ऑफ एक्सपेंडिचर इज वन फूड आइटम, इट इज द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ राम्स फैमिली, इट रिफ्लेक्ट्स द फैमिली ऑफ राम इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग नाइस फूड आउटसाइड, बाहर जाने की शौकीन है, बाहर जाके भोजन करने की शौकीन, सच एज जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया एंड होटल ETC। तो आपने ये बता दिया। इसमें आपने अभी एक चीज़ का एनालिसिस किया फूड का, और एक फूड का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं इसके बाद किसका नंबर है, यानी कि सबसे ज़्यादा। फिर हम अगर देखें इसके बाद जो नंबर आ रहा वो क्लॉथिंग और रेंट का है, तो हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं। द एक्सपेंडिचर, बहुत आसान और तरीका बता रहा हूँ, द एक्सपेंडिचर जो आप आराम से समझ पाएँ, द एक्सपेंडिचर ऑफ राम्स फैमिली, द एक्सपेंडिचर ऑफ राम्स फैमिली वन क्लॉथिंग एंड रेंट क्या है, इज सेम, तो सेम है, दैट इज 20%। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि क्लॉथिंग और रेंट पर राम की फैमिली का एक्सपेंडिचर सेम है। और अगर हम रेंट की बात करें, इट रिफ्लेक्ट्स, अब सीधा लिख रहे हैं, इट रिफ्लेक्ट्स द फैमिली हैज नो ओन हाउस, घर नहीं है, तो इसकी वजह से हिज फैमिली इज पेइंग a large amount on rented house,
ये तो हो गया आपने हाउस का एक चीज़ का बता दिया। अगर हम क्लॉथिंग की बात करें, द फैमिली ऑफ राम, इसी को तो एनालिसिस कहते हैं भाई। द फैमिली ऑफ राम ऑल्सो स्पेंड 20% ऑन क्लॉथिंग। दिस इज ऑल्सो a big expenditure, also a big expenditure of his family। तो आपने अभी 3 बातों को कंप्लीट कर लिया। आप मुझे बताइए, यहाँ तक में किसी को कोई समस्या हो तो आप बताएं। यहाँ तक में कोई समस्या हो तो आप बताएं। 30% फूड पर हो गया। क्लॉथिंग का भी हमने यहाँ पर दोनों को डिस्क्राइब कर दिया, क्लॉथिंग का 20% और रेंटेड का 20%। इसका एक मतलब तो क्लियर बनता है कि भैया फैमिली के पास खुद का घर नहीं है, इसलिए तो रेंटेड हाउस पर खर्च कर रहा है। और फैमिली जो है इंटरटेन पर भी ज़बरदस्त खर्च कर रही है। हमने बात की फूड पर कितना एक्सपेंडिचर होगा, रेंट पर कितना होगा, क्लॉथिंग पर कितना होगा। और इस चीज़ को मैंने बहुत आसान से आसान, सरल से सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। अब जो रिमेन पार्ट रह गया एंटरटेनमेंट, टैक्सेज और मिसलेनियस पर, उस पर थोड़ा सा और लिखते हैं और हमारा पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो द एक्सपेंडिचर कितना आसान है, द एक्सपेंडिचर बड़े आसानी से लिखो भाई, टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का। है बिल्लू, समझ में आ रहा ना? तो द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वन एंटरटेनमेंट इज 10%। कितना सरल है ये क्वेश्चन, तो आपको एग्जाम में करना ही करना है और फ्री के मार्क्स हैं। क्या है भैया, एंटरटेनमेंट पर एक्सपेंडिचर कितना है? 10%। तो यही तो मैंने लिखा है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन एंटरटेनमेंट इज 10%। इसका मतलब ये होगा कि फैमिली जो है एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड है। तो लिख दो ना भाई, कॉमन पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट्स the interest of the family in entertainment। यार कितना आसान, एंटरटेनमेंट। बोलो भाई कहाँ दिक्कत है, किसी को भी कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। एंटरटेनमेंट हो गया। अब आ जाओ इसके बाद टैक्सेस पर। द एक्सपेंडिचर, बहुत आसान से आसान तरीका, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वन taxes is 9%। It reflects Ram's family pay taxes honestly। भैया टैक्स को पे कर रही है, तभी तो 9% का टैक्स दे रही है फैमिली। राम्स फैमिली pay taxes honestly and the expenditure on miscellaneous, सब सारी चीज़ें मिला करके miscellaneous is 8%। तो and the expenditure on miscellaneous is 8%। तो जो लिखा है वो हमने लिख दिया। अब आप सबसे कम किस पर है? द लीस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज ऑन ट्रैवलिंग। सबसे कम किस पर है? ट्रैवलिंग पर है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, क्या आपको पैराग्राफ राइटिंग अच्छे से समझ में आ गया? और ये वास्तव में बहुत सरल तरीका है, जो इसमें दिया है उसी चीज़ को आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखना है उसके लिए मैंने जो कॉमन पॉइंट्स बताए उनको एक बार ज़रूर अच्छे से स्टडी कर लें, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। और वो कॉमन वर्ड्स कहीं ना कहीं यूज होते हैं। ये जो भी आपने इसमें दिया था उसको बेस पर आपने इस तरीके से कर दिया। अब फाइनली कंक्लूजन की बारी है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फैमिली अपनी अर्निंग का बड़ा हिस्सा सारी चीज़ों पर खर्च करती है। ओवरऑल द फैमिली स्पेंड्स large amount
ऑफ हिज अर्निंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। ठीक, इस तरीके से आपने बताया कि इन सारी चीज़ों पर फैमिली बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करती है। इसका मतलब परिवार के पास बचता क्या है, तो हम कह सकते हैं द फैमिली इज अनएबल्ड टू सेव। इसका मतलब ये होगा कि हम ये कह सकते हैं कि फैमिली ज़्यादा हिस्सा अपनी अर्निंग का बचाने में सफल नहीं है। द फैमिली इज अनएबल टू सेव मच अमाउंट ऑफ हिज अर्निंग। लास्ट में आप चाहो तो इस तरीके से कह सकते हो दैट इज नॉट गुड फॉर द फैमिली। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि फैमिली अपनी अर्निंग का कुछ भी हिस्सा बचा नहीं पाती है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर बुरे दिन आते हैं लाइफ में तो फिर फैमिली को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। आई होप आपको ये टॉपिक बेहतरीन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको किसी और टॉपिक की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ और आप घर बैठे आराम से इन टॉपिक्स को पढ़ सकें, समझ सकें। आप लोगों से मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।